हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह IIGS के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मित्र, हम लोग पिछले क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता को मैंने पढ़ा था और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया हुआ था कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे है। तो इस तरह के प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आज क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। यूँ कहें कि वैदिक युग हमारा स्टार्ट हो चुका है। वैदिक युग का जो समय है वो 1500 से 600 BC है और 1500 से 600 BC के बीच के जो काल है उस काल को वैदिक युग कहा जाता है। और इस काल को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक ऋग वैदिक काल है और दूसरा उत्तर वैदिक काल है। ऋग वैदिक काल का जो समय है 1000 से 600 BC, 1000 से ऋग वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से 1000 BC और उत्तर वैदिक काल का जो समय है 1000 से 600 BC है। तो आज हम लोग 1500 से 1000 BC के बीच के काल को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत ऋग वैदिक काल आता है। और इस समय जो घटनाएं घटती है उन घटनाओं की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ऋग्वेद से प्राप्त होती है। तो इस कारण से 1500 से 600 BC तक के काल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या कहता है? वेद है यहाँ पर। वेद वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद से वर्तमान समाज और लोगों की प्रारंभिक जानकारी को हम लोग जान पाते हैं। वेद से क्या जान पाते हैं? वर्तमान समाज और लोगों की प्रारंभिक जानकारी, इसकी पहले की जानकारी। हम जैसे मान लीजिए हम लोग किसके वंशज हैं, तो हम लोग को बोला जाता है कि हम लोग आर्य के वंशज हैं। हम लोगों का सर्वप्रथम व्यवसाय क्या रहा, हम लोग अपनी जीविकोपार्जन किस प्रकार से किए, है ना, और यहाँ तक हम लोग आए। तो इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। वेद को लिखा किसने? तो वेद व्यास ने लिखा। वेदों को किसने लिखा? वेद व्यास ने लिखा, है ना। मतलब एक संकलन किया गया। वेदों के लिए अपरुष और श्रुत शब्द का प्रयोग किया जाता है। वेदों के लिए क्या किया जाता है? अपरुष और श्रुत शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, अपरुष और श्रुत। अपरुष से कहने का मतलब ये हुआ कि वेद कहाँ से आया, इसके बारे में अभी तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। श्रुत कहने का मतलब वेद को जो लिखा गया वो सुनकर लिखा गया है। तो जो वेद व्यास थे वो बोलते थे और श्री गणेश जी उनके बातों को लिखते थे। इसलिए वेद के लिए श्रुत शब्द का प्रयोग हुआ है और अपरुष शब्द का वेद के लिए प्रयोग हुआ है। ऋग्वैदिक कालीन भारत में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वैदिक कालीन भारत में हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो आर्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, किसके बारे में? तो आर्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। आर्य से भा यूरोपीय भाषा समूह का बोध होता है। आर्यों से क्या बोध होता है? भा यूरोपीय भाषा समूह का बोध होता है आर्यों से हमें। भा यूरोपीय भाषा समूह का, भा यूरोपीय भाषा समूह का कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंतर्गत हमारा भारतीय भाषा और यूरोपीय भाषा दोनों को सम्मिलित किया जाता है। भा यूरोपीय भाषा समूह के अंतर्गत आर्यों से भा यूरोपीय भाषा समूह का बोध होता है। ठीक है, भा यूरोपीय भाषा समूह के अंतर्गत कौन कौन भाषा आती हैं? संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, जर्मनी, स्पेनिश, रोमानिक, ये सब भा यूरोपीय भाषा समूह के अंतर्गत आता है। कौन कौन भाषा? संस्कृत है, लैटिन है, ग्रीक है, जर्मनी है, स्पेनिश है, रोमानिक आते हैं। आर्य अरि शब्द से निकला है जिसका अर्थ विदेशी तथा अजनबी होता है। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन भी है। आर्य का क्या अर्थ है? श्रेष्ठ या कुलीन भी है। इराक के 1600 BC में
इराक के 1600 बीसी में कसाइट तथा सीरिया में मितानी अभिलेख से आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। कसाइट, इराक के कसाइट और सीरिया के मितानी अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका मतलब आर्य जो आए थे वो भारत में आए, पश्चिम से आए हैं, है ना। इस अभिलेख के माध्यम से आर्यों का प्रवेश कहाँ से हुआ है? तो पश्चिम से हुआ है। आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में, आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में पहला मत क्या है? प्रोफेसर मैक्स मुलर जो जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने आर्य के बारे में बताया था कि आर्य जो आए हैं वो मध्य एशिया से आए हुए हैं। ठीक है, आर्य कहाँ से आए हैं? तो मध्य एशिया से हैं। और स्टेपिज घास के मैदान, स्टेपिज जो है मध्य एशिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और ये जो घास का मैदान है वो छोटा छोटा घास का मैदान है। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में मानव का बसाव अधिक देखने को मिला। तो इस कारण से बोल दिया गया कि जब आर्य मध्य एशिया से आए हैं तो मध्य एशिया में जो स्टेपिज घास का मैदान होगा तो वहाँ पर मानव का बसाव हुआ होगा। और फिर वहीं से वो धीरे धीरे आगे की ओर आए और वहीं से वो अनेक क्षेत्रों में चले गए। अफ्रीका में चले गए, अमेरिका में चले गए, फिर भारत में आ गए। तो यहाँ पर दो चीज़ एग्जाम की व्यू से इम्पोर्टेंट रखिएगा। पहला क्या है? तो स्टेपिज को इम्पोर्टेंट रखना है, स्टेपिज घास का मैदान जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और दूसरा मध्य एशिया को इम्पोर्टेंट करना। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस में आर्यों के निवास स्थान को आर्कटिक प्रदेश बताया। आर्यों के निवास स्थान को क्या बताया है? आर्कटिक प्रदेश। आपसे पूछेगा आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस नामक पुस्तक किसका है? तो बोलिएगा बाल गंगाधर तिलक का है। और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहाँ से आए हैं? तो आर्कटिक प्रदेश से आए हैं। और आर्कटिक प्रदेश का जो अक्षांश है वो कितना अक्षांश है? यहीं पर अक्षांश भी याद रखेंगे, 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है। ठीक है, याद रखिए। बदलती हुई राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थितियों से बाध्य होकर ये यूरोप, एशिया के अनेक भागों में इनकी शाखाएं क्या हो गई? बस गई। भारत में आर्यों का बसाव प्रारंभ में सप्त सिंधु प्रदेश था और ये ईरान से भारत आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्यों का बसाव कहाँ है? सप्त सिंधु प्रदेश। ठीक है, और ये भारत कहाँ से आए थे? तो ईरान से भारत आए थे। सप्त सिंधु प्रदेश में आर्यों का आदि देश भी कहा जाता है। सप्त सिंधु प्रदेश आर्यों का आदि देश कहा गया है। सप्त सिंधु प्रदेश को आर्यों का क्या कहा गया है? तो आदि देश कहा गया है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, सप्त सिंधु प्रदेश को आर्यों का आदि देश कहा गया है। सप्त सिंधु प्रदेश को आर्यों का आदि देश कहा गया है। सप्त सिंधु प्रदेश के अंतर्गत 7 प्रमुख नदियों का उल्लेख मिलता है। एक तरफ नदी का नाम दिए हैं, एक तरफ जो है वो हमारा नदी का नाम है, हमारा नदी का नाम है जिसमें प्राचीन नाम और दूसरा नया नाम। प्राचीन नाम के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सिंधु को सिंधु कहते हैं, सरस्वती को सरस्वती कहते हैं, वितस्ता झेलम है, अस्किनी चेनाब है, पुरुषनी रावी ऑब्लिक इरावदी है, सतुद्री सतलज है, बिपाशा व्यास है। यहाँ पर बिपाशा बसु को ध्यान में नहीं रखिएगा, बिपाशा नदी का नाम है और उसका नया नाम क्या है? व्यास नदी है। तो सप्त सिंधु प्रदेश के अंतर्गत यही 7 नदियाँ आता है। इन 7 नदियों के प्रदेश को हम लोग क्या कहते हैं? सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु सभ्यता कहने का मतलब ये हुआ ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को हम लोग सप्त सिंधु सभ्यता भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आइए। ऋग्वेद में 42 नदियों का उल्लेख मिला जिसमें मुख्य है कुभा, ऊपर में 7 नदी बताए और कुछ नीचे भी नदियां हैं। कुभा, काबुल, सुवस्तु, स्वात, क्रुमु, कुर्रम, गोमती, गोमल, दृशद्वती, घग्घर, सदानीर, गंडक।
अब यहाँ से इम्पोर्टेंट कुछ हो जाता है। गंगा को एक बार और यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेदिक काल में गंगा का कितना बार उल्लेख किया गया? 1 बार, और यमुना का 3 बार उल्लेख। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को माना गया और इसका उल्लेख कई बार किया गया है ना। सिंधु नदी को हिरण्यनी, उर्नावती, सुषमा कहा गया। सिंधु नदी को ऋग्वैदिक काल में अन्य किस नाम से जाना जाता है ये भी पूछ सकता है। हिरण्यनी, उर्नावती और सुषमा कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती को मतेत्मा, सबसे अच्छी माँ, देवीत्मा, सबसे अच्छा देवी, नदीत्मा, सबसे अच्छी नदी कहा गया है। किसको कहा गया है? सरस्वती को कहा गया है। आर्यों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो वैदिक साहित्यों से प्राप्त होती है। ठीक है, और आर्यों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो वैदिक साहित्यों से हमें आर्यों की जानकारी प्राप्त होती है मित्र। तो अब इसके बाद के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैदिक साहित्य पढ़ेंगे, और वैदिक साहित्य में हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक काल। सबसे पहले ऋग्वैदिक काल को देखेंगे, उसके बाद हम लोग उत्तर वैदिक काल को देखेंगे। तो कल का जो वीडियो आपको मिलेगा वो ऋग्वैदिक काल से संबंधित मिलेगा। आज हम लोग देखें आर्यों का निवास स्थान क्या था, है ना। आर्य जो आए हैं वो कहाँ से आए हैं, ठीक है। आर्यों का मतलब क्या होता है, वेद का अर्थ क्या है, ठीक है। वेद को अपरुष भी कहा गया है, वेद को श्रुति भी कहा गया है। तो ये सब चीज़ों का आज हम लोगों ने अध्ययन किया। इसका PDF नोट्स आपके व्हाट्सएप नंबर पर चला जाएगा मित्र, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। हम लोग पुनः कल मिलते हैं, और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो ज़रूर याद रखेंगे आप लोग। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9955281831। ये हमारा क्या है? व्हाट्सएप नंबर है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि हमारा एक संस्थान है IIGS के नाम से, IIGS, और इस संस्थान में विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों की तैयारी आपका होता है, खासकर UPSC, JPSC और BPSC को लेकर। इसके अलावा भी अगर आप CDS की तैयारी करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है हमारे संस्थान में मित्र, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा। साथ में KVS की भी तैयारी, JTET, ये सब जितना भी टीचर का एग्ज़ाम होता है, खासकर नवोदय, KVS, सैनिक स्कूल की तैयारी हमारे यहाँ होती है। तो कल हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत क्या क्या बातें और कही गई है इसको हम लोग देखेंगे। आज हम लोगों ने मुख्य रूप से अपना फोकस किया वेदों के बारे में और आर्यों के बारे में, ठीक है। तो कल हम लोग पुनः इसी समय मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।